जय हिंद बच्चों। 13 सितंबर 2020 को आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको तरीके बताए थे। आशा करता हूँ कि आपने उसी तरीके से अप्लाई किया होगा या फिर कुछ अपने मेथड्स भी आपने अप्लाई किए होंगे। खैर जो भी हो, पेपर हो चुका है, पेपर की एनालिसिस हो चुकी है और एनालिसिस में अब तक ये निकल कर आया है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिज़िक्स का पेपर इजी था। मान के चलिए कि 45 क्वेश्चंस में से लगभग आप 40 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके, बहुत टफ पेपर नहीं आया था। ठीक है, तो मैं अंकित कुमार पांडे, HOD फिजिक्स, न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस, आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन फिजिक्स का नीट 2020 का। ठीक है, मेरे पास जो कोड है बेटा, वो कोड है H3 कोड का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पर। और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। जो कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया है बेटा आप लोगों का, ये क्वेश्चन 4 कोड वाले रजिस्टर का है। 4 कोड वाले रजिस्टर का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें एक कोड ये है, दूसरा कोड ये है, तीसरा कोड ये है और चौथा बैंड ये है। तो 4 कोड या 4 बैंड का रजिस्टर है आपका, जिसमें 2 बैंड हमारे डिजिट को शो करते हैं। एक बैंड यानी तीसरा वो मल्टीप्लायर होता है और चौथा टॉलरेंस को बताता है। NCERT में बहुत ही इजी सा आपको फॉर्मूला दिया है, BB रॉय इन ग्रेड B10। ठीक है, याद आया कुछ? हाँ, तो उसमें ये येलो है, ये ब्राउन है, इसके बाद नहीं, ये येलो, ये वॉयलेट है, ये ब्राउन है और ये गोल्ड है। ठीक है, तो येलो का होता है बेटा डिजिट 4, वॉयलेट का होता है 7 इनटू मल्टीप्लायर आपका हो गया बेटा ब्राउन 10 की पावर 1 हो गया, प्लस माइनस टॉलरेंस गोल्ड का होता है 5%। तो ये हो गया बेटा आपका 470 ओम, 5%। ये मेरा पहला आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K कैप मीटर। तो मेरे पास F वेक्टर है बेटा 3J कैप न्यूटन, R वेक्टर है 2K कैप मीटर। तो अपन लोग को पता है कि टॉर्क जो होता है उसका वेक्टर फॉर्म होता है R क्रॉस F। तो टाउ इन वेक्टर फॉर्म 2K कैप क्रॉस 3J कैप मल्टीप्लाई टाउ बराबर 6 माइनस का I कैप। भाई ऐसे करते हैं हम लोग, I कैप, J कैप एंड K कैप। साइकिल के अलोंग अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है और अगर साइकिल तोड़ते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर K क्रॉस J उल्टा जा रहे हैं, तो बेटा बचा क्या? माइनस का I कैप। तो टाउ इक्वल टू आ गया। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल। मेरे पास प्रेशर है बेटा 249 किलो पास्कल, पहली चीज। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर है मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो कह रहा है सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स डेंसिटी इज PV बराबर nRT होता है। अच्छा, PV बराबर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ग्राम मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू RT, या फिर PM नॉट बराबर M/VRT। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो यहाँ से आपको मिल गया रो इक्वल टू PM नॉट अपॉन RT। अब कुछ बचा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या पुट करना है बेटा, वैल्यू। आंसर आपके सामने होगा। रो इक्वल टू प्रेशर हो गया बेटा 249 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल को पास्कल में बदलेंगे। M नॉट हाइड्रोजन का है, 2 ग्राम होता है, तो 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम बटे R आपको दिया गया है 8.3 और टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो ये 10⁻³ हट गया, इधर 249 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 300। इसको सॉल्व करेंगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि आंसर है मेरे ख्याल से 0.19 अप्रॉक्स में आ रहा है, या यूँ कहो कि 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई डाउट इसमें बेटा? अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है 2 सिलेंडर्स A and B ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ स्टॉप कॉक। A contains an ideal gas at standard temperature and pressure, B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly open. The process is। इसकी लास्ट लाइन समझने वाली है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ बच्चों को लगेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि सर इसको थर्मली आइसोलेट कर दिया गया है। थर्मली आइसोलेट करने का मतलब है बेटा कि बाहर के सिस्टम से अंदर के सिस्टम में किसी प्रकार के एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, यानी टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। लेकिन इंटरनली देखा जाए सिलेंडर के अंदर, क्योंकि A और B 2 सिलेंडर हैं, कह सकते हो एक बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर A एक चैम्बर है, B एक चैम्बर है, और उसको एक वॉल से अलग किया गया है। फिर जैसे ही तुम उस वॉल में से एक स्टॉप कॉर्क सडनली हटा रहे हो, तो प्रोसेस बहुत फास्ट होगी कि नहीं होगी? और जब प्रोसेस बहुत फास्ट होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है? एडियाबैटिक होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सडनली स्टॉप कॉर्क को निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, और जो प्रोसेस बहुत फास्ट होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत आती है, क्योंकि हीट एक्सचेंज जो होता है वो 0 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, 2 particles of mass 5 kilogram and 10 kilogram respectively are attached to the 2 ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kilogram particle is nearly। क्वेश्चन में एक 5 किलोग्राम का मास है और एक 10 किलोग्राम का मास है। मतलब यहाँ पर आपका 5 किलो हो गया बेटा, और ये मान लो 10 किलो का मास हो गया। इनके बीच की दूरी आपको दे दी गई है 1 मीटर। उसने कहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालो 5 किलोग्राम से, तो जिससे बोला जाता है वो मेरा क्या बन गया बेटा, ओरिजिन बन गया। वाई एक्सिस ये हो गई और इधर को एक्स एक्सिस मान लिया गया। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,0। ठीक है, तो अब हम लोग को एक्सीएम निकालना है। एक्सीएम देखो बेटा, तो 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ये आ गया बेटा 10/15, 5 दूनी 10, 15। एक्सीएम आपका आ गया 2/5
एंड वाई सी एम इक्वल टू 0 और ऑल्सो जेड सी एम इक्वल टू 0। ये मेरा 2/3 सॉरी 2/3 आ गया, तो करीब करीब 0.666 मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक कोई समस्या बेटा? कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट आ रहा हो आपको, ठीक, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface. If refractive index of the material of the prism is mu, then angle of incidence is nearly equal to। अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है इस सवाल में। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ देखते जाइए और मैच कराइए आप में से कितने लोग सही गए हैं। ये है बेटा एंगल आई, लाइट रे इंसिडेंट हुई है और इंसिडेंट होकर यहाँ पर इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है और इमर्ज हो गई है नॉर्मल ही। ये आपकी कहानी है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर होगा। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। n1 आपका 1 हो गया, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, कुल मिलाकर साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया है। दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास में ये होगा R1 प्लस R2 बराबर A होता है। ठीक, प्रिज्म की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस जो हम लोग बनाते हैं उसमें से एक इक्वेशन है बेटा ये। R1 की जगह R होगा और R2 की जगह 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल के अलोंग लाइट रे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर। ठीक है, इक्वल टू A। तो यहाँ से मिल गया R बराबर A। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो साइन आई बराबर म्यू टाइम्स साइन A, but prism is small, which means sin I becomes I and sin A become A। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा I बराबर म्यू टाइम्स A। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा 6th नंबर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है बेटा, अ बॉडी वेग्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर कुछ करना नहीं है, आपको वेट दिया गया है 72 न्यूटन। तो हमने कहा चलो भाई वेट लिख लेते हैं। वेट मेरे पास आ गया है 72 न्यूटन का। अब कह रहा है कि बताओ जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ की आधी हो सरफेस से, तब बताओ वेट क्या होगा। तो भाई उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल g में जो चेंज होगा वो। तो मेरे पास में g डैश बराबर g 1/1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होगा। g को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, कुछ लोग कहेंगे सर लेकिन ये तो अलग है, ये तो ऊपर जाता है। तो बेटा वो तब आता है जब h इज़ नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर h कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, इसलिए इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस आर ई बाई 2 इंटू आर ई का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ पर आ गया बेटा g डैश इक्वल टू g अपॉन, बेटा ये 2 इधर
2 + 1 3/2 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हो g डैश बराबर 4/9g। तो w डैश अपॉन w बराबर mg डैश अपॉन mg लिख सकते हैं। m से m कैंसिल हो गया, w डैश अपॉन w की वैल्यू पुट कर दो 72, g डैश बाई g यहाँ से 4/9 आ गया, तो ये हो गया 8, और यहाँ से आपका मिल गया w डैश बराबर 32 न्यूटन। ये मेरा आंसर है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है बट किया जा सकता है, टाइम टेकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, डिपेंड करता है आपको कितने अच्छे से कैलकुलेशन आ रही है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमिबिलिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द रॉड इज म्यू बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, तो आपसे मांग रहा है परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। ठीक है भाई, अपने को ये पता है कि जो परमिबिलिटी होती है वो μ0 इंटू μr होती है, और जो ससेप्टिबिलिटी और μr का रिलेशन होता है वो होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, μr इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, μ0 1 प्लस susceptibility, material of permeability of material is 4 pi into 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 600, या म्यू इक्वल टू 2400 इंटू 3.14 10⁻⁻7, या फिर म्यू इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 24 और 3.14 को, 5 12 6 3 5 7, और ये 75.36 इंटू 10⁻⁻5, या लिख सकते हो म्यू बराबर 7.536 इंटू 10⁻⁻4। ये मेरा परमिबिलिटी आ रहा है, और पाई के टर्म्स में लेकिन इसका आंसर है, तो हमारा पाई के टर्म्स में आंसर आ गया बेटा 2.4 इंटू 10⁻, यहीं पे आंसर आ गया, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2.4 इंटू 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। ठीक है भाई, नीचे भी जा सकते थे लेकिन ऑप्शन यहीं पे ख़त्म हो गया, तो यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अगला सवाल है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ट्रिकी या डीप थिंकिंग के साथ आया हो, नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल। कह रहा है कि फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस। तो इसमें बेटा पहला सही होगा, क्योंकि जो बेस होता है वो थिन होता है, ठीक है ना, कलेक्टर और एमीटर या एमीटर और कलेक्टर के बीच में सैंडविच टाइप होता है, तो बेस रीजन थिन होता है, जितना थिन होता है उतना ही बढ़िया काम करेगा। ठीक, अगला सवाल है, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute. इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे रखा है। देखो भाई, जो आपको 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये अगर आप इसको तोड़ो थोड़ा सा तो आप लिख सकते हो 20 जूल पर सेकेंड
सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज व्हाट? इंटेंसिटी। यानी ये आपको दी गई है इंटेंसिटी बेसिकली, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि द एनर्जी रिसीव्ड बाई सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। इंटेंसिटी बराबर होता क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। परपेंडिकुलर होता है बेटा एनर्जी का जो एरिया वेक्टर होता है, वो सॉरी जो इंटेंसिटी निकाली जाती है उसमें लाइट रे परपेंडिकुलर सरफेस पर गिरती है, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। तो टाइम आपको दिया गया है 1 मिनट और एरिया आपको दिया गया है 20। तो ये हो गया 20 जूल पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ई अननोन है। एरिया हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के। यहाँ पर आप देखो तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। एनर्जी आपको मिल गई बेटा 20 इंटू 20 इंटू 60 जूल। तो कुल मिला के 24,000 जूल या 2.4 इंटू 10 की पावर 4 जूल। चेक कर लेना है इसको, ठीक है। और ऑप्शन में 2.4 नहीं है, 24 है, तो 24 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10 की पावर 9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस इज। मतलब कहानी ये है कि मेरे पास एक शॉर्ट डायपोल है, -q + q, सेपरेशन इज 2l, और जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर है जो कि मिड पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एट एनी पॉइंट वो आता है kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर vp बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डाटा देख लेते हैं क्या क्या पता है बेटा अपने को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है। सेपरेशन आर पता है अपने को, यानी ये 0.6 मीटर दिया गया है। और डायपोल मोमेंट भी पता है 16 इंटू 10 की पावर -9। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वीपी बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 16 इंटू 10 की पावर -9, 1/2 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6। ये इसके साथ कैंसिल, 2 8 16। आपको मिल गया V एट P बराबर 72/0.36, ठीक है। यहाँ से इंटू 100, ये 2, V एट P आ गया आपका 200 वोल्ट। ये मेरा आंसर होगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि एक बॉल है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। The height of the tower is। बहुत आसान सवाल है। 11th क्लास में बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं काइनेमेटिक्स में, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया जाता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। आपको u दिया गया है, आपको v दिया गया है, g आपको वैल्यू पता है बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाना है, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है
तो डायग्राम से समझ लेंगे। ये h हाइट है बेटा, यहाँ से बॉल को फेंका गया है और बॉल की स्पीड टकराने से पहले आपको दे दी गई है। बॉल को जिस रफ्तार से फेंका गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और जिस रफ्तार से ये टकरा रही है वो रफ्तार है 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप लोग के पास में 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, टकराते समय फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h अननोन है, यहाँ पुट कर दो बेटा, तो 80 का स्क्वायर हो गया 6400, u स्क्वायर हो गया 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, अगर मैं 0 0 हर तरफ से कैंसिल कर दूं तो ये हो गया 640 माइनस 40 बराबर 2h, 600 बराबर 2h, h बराबर 300 मीटर। ठीक, तो कुल मिला के 12 सवाल हो गए हैं आपके, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये इतना टाइम ले रहे हैं, वो भी बता रहे हैं आपको, तब पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगना था, सिंगल लाइन क्वेश्चंस थे, बहुत टाइम नहीं लगना था अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी सही है तो। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत स्पेसिफिक आया है। लोग कह रहे हैं कि मेरे नोट से आया है, मेरे नोट से आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, सबके नोट से आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई बहुत कंसेप्चुअल्स नहीं है, पेपर आप लोग देखकर समझ गए हैं, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, स्कोरिंग भी ज़्यादा जाएगी। तो जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर किया है वो भी थोड़ा सा घबरा कर रहे हैं, क्योंकि 600 के ऊपर ही जाने की उम्मीद है, उससे कम भी जा सकता है बट 600 के आसपास रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेजिस्टेंस वायर connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire, यानी कि आपसे रेजिस्टेंस वायर के 1 ओम का रेजिस्टेंस मांगा जा रहा है, सॉरी लेंथ मांगी जा रही है 1 ओम रेजिस्टेंस के वायर की। तो इसमें ये मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है बेटा, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल सिंपली ऐसे ही होता है, ये वायर होता है, बाकी कनेक्शंस इधर लगे होते हैं, बीच में आपका गैल्वेनोमीटर होता है और ये जॉकी होती है, बैलेंसिंग पॉइंट है ये आपका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये R है जो अननोन है, ये आपको दिया गया है 10 ओम, और जो बैलेंसिंग लेंथ है, लेट दिस लेंथ इज L1 एंड लेट दिस लेंथ इज L2, तो R बाई L1 इक्वल टू 10 बाई L2 लिखा जा सकता है, या R इक्वल टू 10 बाई L2 इंटू L1, और हम लोग को L1 बाई L2 दिया गया है बेटा कितना, 3:2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई, 10 इंटू 3/2, 2 पचे 10, R मिल गया मेरे को 15 ओम। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस वायर की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और हमने R कितना निकाला है बेटा, हमने R निकाला है 15 ओम, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, तो एक बात बताओ, 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओम, और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो बेटा 15 ओम रेजिस्टेंस का लेंथ कितना आया है, 1.5 मीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 ओम रेजिस्टेंस का लेंथ कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो यहां से आ गया बेटा आपका
ये इधर कट के आ गया 15/150, सॉल्व कर लीजिए 1/10 मीटर या 10 की पावर -1 मीटर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। कह रहा है कि व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 इज बोम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन जनरेट्स, थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ लग रहा है, 36 क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन एंड, बेटा क्वेश्चन में इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग सही नहीं आई है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर देंगे। देखते हैं क्या है, अभी लास्ट में भी देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज। सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और लेंथ हम लोग के पास में है 50 सेंटीमीटर, टन्स मेरे ख्याल से हैं 100 टन्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड जो होती है μ0 Ni होती है, जहाँ n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 150 × 10 की पावर -2। ये सॉल्व करेंगे बेटा तो n बराबर आ गया 200 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो b = आ गया बेटा 4 पाई × 10 की पावर -7 200 एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 2.5 एम्पियर। ठीक, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये आ जाएगा 10 × 3.14 × 2 × 10 की पावर -5, या इसको लिख सकते हो बेटा 20 × 3.14 × 10 टू पावर -5, या इसको लिखा जा सकता है 826 × 10 की पावर -5, या और अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6.28 × 10 की पावर -4 टेस्ला। ये मेरा आंसर है। ठीक, और ऑप्शन में 6.28 × 10 की पावर -4 टेस्ला है, यानी पाई की वैल्यू पुट की गई है। ठीक है भाई, अच्छा, तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग थोड़ी सी साफ नहीं है तो मैं अभी उसको ड्रॉप किया हूँ, तो कुल मिला के देखा जाए तो 14 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो होती है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो होती है बेटा 3/2 KB × T। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से F/2 KB/T लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है, तो 3/2 KB × T। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज इमर्स्ड इन वाटर and water rises into a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is. तो देखो जो कैपिलरी राइज होता है h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो g होता है। ठीक है, और सवाल में इन्होंने ये कहा है कि r रेडियस को में जब वाटर इमर्स करते हो तो जो हाइट आती है वो h आती है और मास जो आता है वो 5 ग्राम निकल कर आता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर अब रेडियस को 2r कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। HR बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो जी लिखा जा सकता है बेटा। अगर आप नोटिस करो तो इस वैल्यू को कहीं भी चेंज नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ H एंड R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, और मास बराबर होता क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैं मास बराबर वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं बेटा?
पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, कैपिलरी सिलेंड्रिकल ली गई है, ठीक है। तो m बराबर r इंटू एच को बाहर ले लो, बचा क्या बेटा, पाई आर इंटू रो, ठीक है। तो अगर मैं m डैश की बात करूं तो m डैश क्या हो जाएगा बेटा, h इंटू आर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पाई इंटू 2r इंटू रो, ये भी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी थोड़ी ना बदल जाएगी। इसको बनाओ 1, इसको बनाओ 2, m डैश अपॉन m बराबर डिवाइड करो तो HR से HR कैंसिल, पाई इंटू 2r इंटू रो, पाई इंटू r इंटू रो, रो आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, m डैश बराबर ट्वाइस ऑफ मास आ गया, यानी दुगना हो जाएगा, 5 ग्राम था तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। ये समझ में आया, HR कांस्टेंट है, सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज एट ऑल, इसलिए वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो हम लोगों ने टोटल 17 क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन इसके बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ब्रेक ख़त्म होता है, और आज हम लोग इसमें अभी और क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। क्वेश्चन 17 तक हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 1:1 होता है बेटा, ठीक है ना। I बाई ई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है और इंटेंसिटी भी क्या होती है, सेम होती है, तो इसलिए रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे कि सर E बाई बी बराबर C वाला एक रिलेशन नहीं होता है, हाँ, उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो फील्ड वेक्टर के साथ में रेशियो होता है, और यहाँ एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का रेशियो बोला जा रहा है। क्लियर हो रही बात, हाँ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज। तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है थीटा, वो बराबर होता है 1.22 लैम्डा बाई ए, या डी डायमीटर, जो भी लेना चाहो। तो यहां से थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू, मेरे पास में जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर है, तो 600 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई डायमीटर है आपका 2 मीटर, तो ये 2, ये 300, थीटा इक्वल टू आ गया 66.3 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है भाई। और ऑप्शन में भी है, मैच करा सकते हैं आप लोग। अगला सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L, area of cross section A is hanging from a fixed support, the length of the wire changes to L1, यानी नई लेंथ है L1, when mass M is suspended from its free end, the expansion for Young modulus is, यंग मॉडुलस का जो रिलेशन आता है, प्योर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें, इससे आसान आपको पेपर ना कभी मिलेगा अब, ठीक है ना, और ना मिला था। तो यंग मॉडुलस होता है वो सिंपली कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यंग मॉडुलस के बराबर होता है। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एल बाई एल, एल को हटाएंगे ऊपर जाएगा, जहां एल ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, तो डेल्टा एल जो आएगा वो L1 माइनस एल आएगा। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा y बराबर, फोर्स की बात करें तो बेटा mg होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया गया है और चेंज इन लेंथ L, और ऊपर मिल गया L। ऑप्शन में यही होना चाहिए, तो मैच करा सकते हैं आप लोग इसको भी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन DNA इज 10 की पावर -20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। सवाल में आपको 10 की पावर माइनस 20 जूल दिया है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 20 जूल बराबर 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या लिख सकते हैं बेटा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1, या लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो मेरे पास जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई बेटा, वो आ गई 0.848 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मैं लिख सकता हूं 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा, इसको ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस with volume 0.2 meter cube, the electric potential found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is 0. क्यों 0? क्योंकि पोटेंशियल बेटा यूनिफॉर्म है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? शून्य होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस शून्य तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपके बेटा टोटल हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बोथ आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं थे जिसमें कि कोई बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आए हों अभी तक के। और जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी भी क्वेश्चंस में आपको हार्डली 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लग सकता है। इजी क्वेश्चंस थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर आपके कैलकुलेशन थोड़े से सही हैं, फॉर्मूला आपके दिमाग में है, क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। इसलिए फिजिक्स ईजी आया है इस बार का, तो स्कोरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। ठीक है, क्लासरूम नोट से ही आए हैं, क्योंकि कॉमन नोट्स है बेटा, जनरल नोट्स हैं, जनरल सवाल है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत स्पेसिफिक सवाल आया हो, बहुत डीप कंसेप्ट के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो इसके आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू बच्चों।